Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. या तो वोट मोदी के पक्ष में पड़ेगा या वोट मोदी के खिलाफ पड़ेगा। इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई वो इंडिविजुअल राहुल गांधी के लिए या अखिलेश के लिए या केजरीवाल के लिए वोट डाल रहा है, वो मोदी विरोध की वोट डाल रही है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों के नाम पे एक ही मुद्दा है, मोदी। या तो मोदी को लाओ या मोदी को हटाओ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सत्ता पक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा का सीधा सा सिंपल सा है, जिस तरह से अनिल आर्य जी ने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखता है। गुरुग्राम लोकसभा में तो वो साफ तौर पर दिखता है कि जब भी लोकल मुद्दे हावी होते हैं तो मोदी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अभी तक अगर जो पिछला 2 चुनाव हुआ है वो एक तरह से बोले तो मोदी के कंधों पे चढ़ के सारे उम्मीदवार जीत गए, उम्मीदवार कहीं बैकग्राउंड में थे। एक मोदी के विपक्ष में जो वोट है गुड़गांव लोकसभा में एक सेट वोट है, उसे राज बब्बर हो या कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वोट अगर मोदी को नहीं मिलना, वो एंटी मोदी वोट है, वो कांग्रेस का वोट नहीं है, और कांग्रेस के पास माशाल्लाह संगठन है ही नहीं। और जेजेपी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 25, 30, 40 हज़ार से ऊपर का आंकड़ा पार कर पाएंगे। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। 5 चरणों का चुनाव खत्म होने को है। इस 5 चरण के चुनाव में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, किसकी शह होगी, किसकी मात होगी, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जो कि न केवल राजनीतिक समझ रखते हैं बल्कि अंडर करंट क्या चल रहा है इसकी भी समझ रखते हैं। अभी हरियाणा में भी 6ठे चरण का चुनाव होना है, 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, और इन 5 चरणों के चुनाव में क्या कुछ स्थिति है देश भर में, क्या कुछ स्थिति है दक्षिण हरियाणा में, क्या कुछ स्थिति है हरियाणा में, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी का क्या कुछ असर इस चुनाव पर रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज वर्मा जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बागेश झा जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरूला जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कुछ कहेंगे। 5 चरणों का चुनाव खत्म होने को है। इन चुनावों में खासतौर पर एक चीज़ देखने में आ रही है कि लोगों में कम रुझान है मतदान केंद्र तक जाने का। क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, मतदान केंद्र तक जो वोटर नहीं जा रहा है, अभी तो गर्मी की वजह से बड़ी दिक्कत है जो नहीं जा रहा है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो वोटर जाए या ना जाए, लेकिन जो मोमेंटम है चुनाव का, वो मोदी वर्सेस नॉन मोदी है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। या तो वोट मोदी के पक्ष में पड़ेगा या वोट मोदी के खिलाफ पड़ेगा। इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई वो इंडिविजुअल राहुल गांधी के लिए या अखिलेश के लिए या केजरीवाल के लिए वोट डाल रहा है, वो मोदी विरोध की वोट डाल रही है। तो वोट परसेंटेज की बात आप कर रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश में ओवरऑल 8% वोट कम हुआ है और महिलाओं का 11% वोट कम था। अभी कुछ दिन पहले वहाँ चुनाव हुए हैं, तो एक वो भी आ जाता है कि बार बार जो मतदाता को जाना होता है, उस वजह से वोट परसेंटेज कम होती है। और एक मौसम, और इससे अलग बात यह है कि लोग उकता भी गए हैं, उनको दिख नहीं रहे कि मुद्दे हैं क्या, और कोई बड़े मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे सिवाय मोदी के। अच्छा, आप मानते हैं कि इस 2024 के इस रण में, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हैं, जिन मुद्दों की बात की जानी चाहिए कि आखिर हम भारत को किस दिशा में ले जाने वाले हैं, क्या कुछ हमारे पास युवाओं के लिए है, क्या कुछ बेरोजगारी के लिए है, क्या कुछ इस बदलती आबोहवा के लिए है, पोल्यूशन के लिए है। देखिए, मुद्दों के नाम पे 2024 का चुनाव शून्य है। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हो। एक ताज़ा एग्जांपल देखिए, अभी केजरीवाल को एक अंतरिम जमानत मिली है और करप्शन के आरोप थे उनके ऊपर, वो खुद आरोप लगा के दुनिया से कहते थे, उनके ऊपर आरोप लगे, अंदर गए, अंतरिम जमानत मिली, बाहर आ गए। और अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा जेल में नहीं जाए तो आप झाड़ू पे बटन दबाइए। ये कोई मुद्दा हुआ कि केजरीवाल जेल के अंदर नहीं जाएगा तो आप सांसद का चुनाव कीजिए। इस ढंग की जो बातें की जा रही हैं वो बेतुकी बातें हैं। और ऐसे बाकी मुद्दे आप देखो, कोई बात नहीं कर रहा। अब बीजेपी का भी देख लीजिए आप, बीजेपी वहीं आके खड़ी हो गई है, वो भी राम मंदिर की बात कर रही है, वो भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो भी हिंदू की बात कर रही है। जब शुरुआत में शुरू हुआ था तो उनके मुद्दे दूसरे जा रहे थे, जो चुनाव आगे बढ़ता गया उनके मुद्दे वहीं आके खड़े हो गए, क्योंकि बीजेपी की माकूल पिच है वो, और विपक्ष उस पिच पे आके खेलता है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों के नाम पे एक ही मुद्दा है, मोदी। या तो मोदी को लाओ या मोदी को हटाओ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सत्ता पक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं। 6ठे चरण का चुनाव हरियाणा में है। सर, क्या समझते हैं कि हरियाणा की परिस्थिति क्या है? खासतौर पर अगर मैं दक्षिण हरियाणा की बात करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ से कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। राविंद्रजीत सिंह हैं, लगातार 4 योजनाओं से सांसद बनते आ रहे हैं, 5वीं बार भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। जीत के पीछे कारण क्या समझते हैं आप?
देखिए नीरज, अगर खास तौर से गुरुग्राम लोकसभा की बात करें, लगातार राविंदर जी जीतते आ रहे हैं, 2 बार बीजेपी से जीते, इससे पहले 2 बार कांग्रेस से जीते हैं, और अब की बार भी क्योंकि 2 ऐसे चेहरे उतारे, जेजेपी ने राहुल फाजिलपुरिया जो कि सिंगर है और राज बब्बर जो कि अभिनेता भी थे और अब नेता एक लंबे समय से है, तो एक तरह का सरप्राइजिंग फैक्टर भी था क्योंकि कैप्टन अजय यादव भी उम्मीद लगाए हुए थे, एक बार मनभेद और मनमुटाव जैसी स्थिति भी हुई। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा का सीधा सा सिंपल सा, जिस तरह से अनिल आर्य जी ने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखता है। गुरुग्राम लोकसभा में तो वो साफ तौर पर दिखता है। मेवात में अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर लीड लेगी, लेकिन हर बार की तरह अगर देखते चले तो गुरुग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वहाँ पर वो शिफ्ट होगी। आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, नूह में हिंसा हुई अभी कुछ वक्त पहले, क्या लगता है कि इस हिंसा का, इन दंगों का कुछ असर कांग्रेस को होने वाला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो ध्रुवीकरण की राजनीति रही है वो इसमें कहीं ना कहीं सक्सेस होती दिखाई दे रही है? देखिए, वो जाहिर सी बात है, अगर दंगे हुए हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो किसी को फ़ायदा मिलेगा और किसी को नुकसान मिलेगा, अगर पॉलिटिकल भी बात करें तो। लेकिन अगर सीधा सीधा जो बात भी कर रहे थे कि वो जो मुस्लिम वोट है मेवात का, वो एक मुश्त कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के पास जा रहा है, वो हमेशा से रहा है। लेकिन यहाँ आते आते चीज़ें बदलेगी। लेकिन हाँ, राज बब्बर के आने से, राहुल फाजिलपुरिया के आने से, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया कितनी वोट यहाँ पर काटते हैं, अहिरवाल में कितनी सेंध लगाते हैं, तो वो कितना नुकसान होगा ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो बिल्कुल एक नया चेहरा है और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया, तो वो कितना फ़ायदा दे सकते हैं जेजेपी को और कितना नुकसान बीजेपी को पहुँचाएंगे ये देखना होगा। लेकिन यहाँ भी फाइट जो दिखाई दे रही है, जीत और हार का मसला नहीं है, मार्जिन कितना कम होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 400 पार की, तो कि मोदी तो आ रहा है, ये चर्चाएं हैं कि भी मोदी तो आ रहे हैं, मेजोरिटी में सरकार आ जाएगी, लेकिन क्या 400 पार आएगी, 350 आएगी या 300 आएगी, उस कैलकुलेशन पे चर्चा ज़्यादा होती है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा बात करें फरीदाबाद में भी महेंद्र प्रताप को उतारा है कांग्रेस ने। इससे पहले जो पिछली बार 2019 में बात करें तो करीब 6 लाख के आसपास का एक बड़ा मार्जिन था, जो कि कृष्णपाल गुर्जर ने जो है जीत का वो आया था। तो ये मार्जिन अब किस तरह से वो होगा? फरीदाबाद के अंदर एक समीकरण ये भी दिखाई दे रहा है कि अब सरेआम विरोध होने लगा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का, काफ़ी बड़े तौर के ऊपर उनका विरोध देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि समीकरण चेंज होंगे वहाँ पे? देखो, जो एक बात अनिल आर्य जी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बात पर ही ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि जो चुनाव ये हो रहा है, मोदी विरोध में या मोदी पक्ष में हो रहा है। कैंडिडेट्स तो कहीं ना कहीं पीछे है, जो कि 2019 में देखे थे। लेकिन हाँ, 2019 के मुकाबले 2024 में जिस तरह का एक माहौल देखा जा रहा था, वो जो वेव की जो बात कर रहे थे, मोदी तूफान की बात कर रहे थे, वो कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ, चर्चाएँ कम है या ज़्यादा, वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। इसके अलावा भिवानी की भी बात कर ले तो पहले दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे राज वर्मा जी, उसके बाद मैं पूरे हरियाणा की चर्चा पर आऊँगा। लंबी चर्चा है और हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि पूरे हरियाणा में क्या स्थिति है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है। क्या लगता है कि राज बब्बर के आने से परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं? कांग्रेस, मृत कांग्रेस पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब अंडरकरंट देखा जा रहा है। राज बब्बर की रैलियों में या फिर जनसभाओं के अंदर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। वो भीड़ चुनावी भीड़ है, मतदाता की भीड़ है, या फिर सिर्फ सेल्फी के लायक वो भीड़ बची है? क्या समझते हैं आप? देखिए, राज बब्बर के आने से इनके चुनाव में थोड़ी गर्माहट आई है, और जो कांग्रेस के वोटर हैं या उनके सपोर्टर हैं, जो भी बोले, उनमें भी थोड़ी सी जोश आई है, जो कि पिछले चुनाव में मिसिंग था। और उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगह है कि हमारे पास एक अच्छा कैंडिडेट है, उसको हमें कुछ एडवांटेज मिल सकता है जो उनके साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो नॉमिनेशन से बस 1-2 दिन पहले उनका नाम डिक्लेयर किया गया, और उनके पास बस 20 दिन बचे हैं, जिसमें कि उनको पूरा इतना बड़ा विधानसभा, जिसमें करीब 25 लोकसभा सॉरी जिसमें कि 25 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और 3 जिलों में है, गुड़गांव, रेवाड़ी और नूह। 1200 गाँव हैं, 2400 बूथ हैं। इतना बड़ा एरिया उनको कवर करना 20 दिन में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरा एडवांटेज है, वो कांग्रेस के पास किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, संगठन नहीं है जो कि उनको पुश कर सके या उनके लिए कहीं पे प्रचार प्रसार कर सके। तो ये 2 चीज़ें, मतलब कुछ एक उनके पक्ष में एक हवा बोल सकते हैं, या उनके पक्ष में एक लोगों का रुझान है, झुकाव है, लेकिन वो कितना वोट में तब्दील होगा वो एक देखने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि ना उनके पास संगठन है ना समय है। उसके दूसरी तरफ अगर बीजेपी के पास देखें तो उनका चुनाव प्रचार नॉमिनेशन मतलब कैंडिडेट डिक्लेयर होने से कहीं पहले से ही शुरू हो गया था, और कैंडिडेट ने भी उन्होंने पहले डिक्लेयर किया।
राव साहब भी सब जगह नहीं जा पाएंगे। राव साहब को लेकर के एक बहुत बड़ी नाराज़गी भी है, लोगों में हमेशा कंप्लेन रहता है कि चुनाव के दिनों में ही बाहर आते हैं और बाकी दिखते नहीं हैं, एक्सेसिबल नहीं हैं, इन सब तरह की बहुत बातें या बहुत समय से चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल संगठन मजबूत है और जिस तरह का विस्तार है उसको मैच करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं है। अच्छा भागीश, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वैसे तो पूरे गुड़गांव लोकसभा की बात करूं तो सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन अगर मैं गुड़गांव शहर की बात करना चाहूं तो क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, या फिर गुरुग्राम लोकसभा के महत्वपूर्ण मुद्दों की जो कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बात कर रहे हैं ना ही कांग्रेस के, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि गुरुग्राम लोकसभा के मुद्दे आखिर है क्या। फाजिलपुरिया ज़रूर कुछ ना कुछ मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या फिर और बदहाल व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्दों की बात करने को तैयार नहीं है। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए? आखिर अब बात नहीं करेंगे तो फिर कब बात करेंगे? जहाँ तक मुद्दों की बात है तो पिछले अगर 2 चुनाव में अगर देखें 2014 और 19 का, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा और एक नेशनल नैरेटिव बना हुआ था, उस पर चुनाव होता गया। इस बार भी कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट हैं उनको इस तरह का एक उम्मीद थी कि उसी हिसाब से जैसे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, इस तरह का एक नैरेटिव बनेगा, उसी पे चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आते आते ये सब मुद्दे कहीं विलीन हो गए और लोकल मुद्दे हावी हो गए। इसलिए अगर चुनाव प्रचार का अगर हम जिनका कैंपेन भी अगर देखें, जैसे राव इंद्रजीत जी की ही बात करें, तो जब अलग अलग हिस्से में जाते हैं तो अलग अलग बात करते हैं। जब वो मेवात में जाते हैं तो वो ऑर्बिटल रेल की बात करते हैं कि हम ऑर्बिटल रेल लेके आए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेके आए। जब वो रेवाड़ी में आते हैं तो एम्स की बात करते हैं कि हमने एम्स लेके आया। जब गुड़गांव में आते हैं तो बोलते हैं कि हमने हाईवे बना दिया, ये बना दिया। तो एक लोकसभा में ही एक तरह का यूनिफॉर्म मुद्दा नहीं है तो पूरे देश में तो ऐसा है नहीं। तो लोकल मुद्दे हावी हो गए और यही एक बीजेपी के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जब भी लोकल मुद्दे हावी होते हैं तो मोदी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अभी तक अगर जो पिछला 2 चुनाव हुआ है वो एक तरह से बोले तो मोदी के कंधों पे चढ़ के सारे उम्मीदवार जीत गए, उम्मीदवार कहीं बैकग्राउंड में थे। पर इस बार उम्मीदवार फोर फ्रंट में आ गए, जिससे कि उनकी जो कमियां हैं वो भी उजागर हो रही है। और बात करेंगे आपसे सर, इस चुनाव के अंदर या फिर तमाम चुनावों के अंदर कास्ट फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अहीर मेव बाहुल्य सीट के तौर पर इसको जाना जाता है। कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, एक कारण ये भी था कि पंजाबी मतदाता कहीं ना कहीं उनकी तरफ मतदान करने वाले हैं। क्या समझते हैं कि पंजाबी मतदाता इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, जिनका प्रतिशत 4 या 5 के करीब बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं नीरज, मैं प्रतिशत पे नहीं जाऊंगा, कितना है कितना नहीं है। अगर आप पंजाबी मतदाताओं पे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि पंजाबी मतदाता इस बार के चुनाव में, जो पिछले चुनाव मोदी की आंधी थी, उस आंधी में चुनाव लड़ा गया। एक रोहतक की सीट को छोड़कर बाकी जो गैप था वो लाखों का था। तो क्या अब ऐसी मोदी एंटी आंधी है जो उस लाखों के गैप को भर सकती है? कितना भर सकती है? मुद्दा ये है। ये बात ठीक है कि जैसे अनिल जी ने बताया कि मुद्दे कौन हैं, मुद्दा है ही नहीं। या तो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विपक्ष में है। ना कोई कैंडिडेट देख रहा है, ना पहले भी किसी ने कैंडिडेट नहीं देखा पिछले चुनाव में भी, और ना ही किसी ने मुद्दे देखे। अभी भी बात वही है, लेकिन उत्साह की कमी है। पिछले चुनाव से 19 और 24 के चुनाव में वोटर में जो उत्साह है उसकी कमी देखी जा रही है। वो वजह कुछ भी हो सकती है। अच्छा, राज बब्बर को किस धरातल पर आंकते हैं हम? क्या जो मेव बाहुल्य सीट, मेव वोटर हैं वो उनकी तरफ जा रहा है, पंजाबी वोटर उनकी तरफ जा रहा है, अहीर वोट भी क्या मिलने वाला है राज बब्बर को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक मोदी के विपक्ष में जो वोट है गुड़गांव लोकसभा में, एक सेट वोट है। उसे राज बब्बर हो या कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वोट अगर मोदी को नहीं मिलना, वो एंटी मोदी वोट है, वो कांग्रेस का वोट नहीं है। इस चुनाव में पहली बार हमने हरियाणा में ये देखा है कि वोटर चुनाव लड़ रहा है, कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही। एक तरफ बीजेपी, जिस संगठन की आप अभी बात कर रहे थे, कैंडिडेट अपने लोगों को लेकर अलग प्रचार कर रहे हैं। न संगठन उन्हें पूछ रहा है, न संगठन को वो पूछ रहे हैं। तो कहाँ है संगठन? और कांग्रेस के पास माशाल्लाह संगठन है ही नहीं। और जेजेपी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 25, 30, 40 हज़ार से ऊपर का आंकड़ा पार कर पाएंगे। और उसमें भी मैं जाति पे नहीं जा रहा, तो उसमें भी वोट किसके होंगे ये सबके सामने आ जाएगा। और जहां आपने सीधा प्रश्न पूछा कि अहीर मतदाता, तो अहीर अभी भी मेरे हिसाब से बीजेपी का है और ज़्यादातर बीजेपी का ही हो।
अच्छा, हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में विपक्ष ये कह रहा है, शुरुआत में जब चर्चा में आई थी 2-3 सीटों की बात हो रही थी, अब जैसे जैसे तीसरे चरण का, चौथे चरण का मतदान हुआ तो 5-6 सीटों की बात की जाने लगी और आज 5वें चरण का ये मतदान खत्म हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति या फिर इंडी गठबंधन की स्थिति क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हरियाणा में एक अलग फैक्टर है। स्टेट गवर्नमेंट से नाराज़गी कुछ वर्ग की है और बहुत भारी नाराज़गी है। वजह पे नहीं जाऊंगा क्योंकि नाराज़गी किस वजह पे तो बतानी पड़ेगी ना पत्रकार। वजह तो आप एक कास्ट को लेकर है, वो कास्ट डोमिनेटेड कास्ट रही है, वो अपना अधिकार समझती है, राज करने की आदत है। हाँ, वो अपना अधिकार समझती है, तो वो एक नाराज़गी बहुत भारी है। और वे ऑफ खट्टर का राज चलाने का जो स्टाइल था उससे लोग अभी भी ना खुश हैं। कुछ नॉन जाट भी ना खुश हो सकते हैं, जाट तो खुश हैं ही नहीं। तो मैं अभी भी, नीरज सबसे पहले ये कह रहा था कि जो गैप, इतना बड़ा गैप पिछले लोकसभा चुनाव में था, क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी है कि उस गैप को भर पाएगी, वो सवाल है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, ये ठीक है कि चुनाव बहुत लंबा था, 7 चरणों में चुनाव हुआ, पूरे देश में पार्टियां एक साइड में, गठबंधन के लोग भी पहले चुनावों के में व्यस्त थे, पहले चरणों के। अब 5वें चरण का चुनाव आज खत्म हुआ है। अब छठे में दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन, एनडीए भी और इंडी भी, दोनों इधर आएंगे तो अब शोर मचेगा और अब माहौल दिखेगा इन 5 दिनों में। पहले वाले माहौल को भूल जाइए। लेकिन राहुल गांधी ने कल बयान दिया कि मैं तो आपका बटन दबाऊंगा और केजरीवाल दबाएंगे कांग्रेस का हाथ का बटन। फर्क पड़ेगा क्या इस बयान का? मेरे ख्याल से अगर फर्क पड़ता, बात राहुल गांधी की है कि अगर वाकई वो इतना हमदर्दी है उनको गठबंधन से या आम आदमी पार्टी से, तो साझा रैलियां भी की होती। अब देख लीजिए ना, किसी रैली में केजरीवाल हैं। हाँ। अच्छा, कितनी सीटें, 10 में से कितनी सीटें आप इंडी गठबंधन के? मैंने अब नीरज बताया ना कि पहले वाले समीकरण पे मत जाओ। अब 5 दिनों का समीकरण तय करेगा कि किसकी कितनी सीट है, कौन किस पे भारी है। ये जो कल से जो प्रचार का जो छठा दौर शुरू होगा उसमें तय होगा। और ठीक, मौसम तो ये रोल निभा ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जुलूस कल से शुरू होंगे तमाम राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, इंडी गठबंधन के। क्या कुछ जुलूस की भूमिका रहती है? युवा बढ़ चढ़कर भाग लेता है। 45-46 डिग्री टेम्परेचर में क्या ये जुलूस अपने लब्बुलुआ ऊपर आ सकेंगे? अपने जो शबाब होता था जुलूस का, जाने का, जनता के बीच में जाने का, अपनी बातें रखने का। हालांकि ये जुलूस के अंदर कोई अपनी बातें रख नहीं पाता है, शोर होता है सिर्फ। क्या लगता है कि जुलूस कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, जुलूस थोड़ा बहुत भूमिका निभाते उस लिहाज से कि कार्यकर्ता थोड़ा एनर्जाइज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा आपको पता है जुलूस में किस तरह की भीड़ आती है और किस तरह के लोग आते हैं, तो उससे कितना असर पड़ेगा, कितना, वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता उस तरह का। और चुनाव पिछले कुछ समय से जैसा देखा जा रहा है तो काफ़ी बदल गया है। अब जुलूस पे चुनाव जीता या हारा नहीं जाता है। अब दूसरे बहुत सारे तरीके हैं लोगों तक रीच आउट करने के, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पर उसी के साथ में एक साथ और जोड़ना चाहूँगा, जो सर से पहले बात बोले थे, जो गैप है और उसको कैसे भर पाएंगे, आंकड़ों के साथ में आपको बताना चाहूँगा। जैसे 2019 के चुनाव में गुड़गांव में राव इंद्रजीत को 28% वोट की बढ़त थी अपने कैप्टन अजय यादव के मुकाबले। फरीदाबाद में जो एमपी हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्ण पाल जी, उनको 48% का वोट का बढ़त थी। उनको 68% वोट मिले थे और उनके विरोधी को अवतार सिंह भडाना को 20% वोट मिले थे। महेंद्रगढ़ भिवानी में 34% वोट का बदलाव, मतलब डिफरेंस था दोनों पार्टियों में, अपने धर्मवीर में और श्रुति चौधरी में। तो क्या 28 से लेकर 48% का इतना बड़ा जो गैप है, वो क्या उस तरह की लहर है विरोधियों के पक्ष में जो इसको बांट पाएंगी? तो इसका जवाब, बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाना पड़ा क्योंकि नाराज़गी थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके पास ये सूचनाएं जा रही थी कि नाराज़गी है खट्टर साहब को लेकर, बीच चुनाव में हटा दिया। क्या लगता है कि इसका भी खास तौर पर असर पड़ने वाला है करनाल में, या फिर और जो सघन हरियाणा है उसकी बात मैं करना चाहूँ तो? देखिए, इसका बहुत हद तक मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। इसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में, जो लोग विधानसभा चुनाव होगा जो 6 महीने बाद, उसमें एक बहुत कड़ा मुकाबला होगा। पर जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है तो इसमें मोदी एक फैक्टर है और लोग मोदी को ही देख करके वोट दे रहे हैं। आपके हिसाब से अभी भी मोदी के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है, जो इतना बड़ा जो गैप है 28 से लेकर 48% का, वो
कहीं ब्रिज हो जाए और यह इसको ओवरटेक कर ले। आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं? 10 में से कितनी इंडी गठबंधन को जाएंगी और कितनी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली? देखिए, चुनाव जब डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तो लग रहा था कि एक तरफा ही मुकाबला है, सबके सब जीत जाएंगे, बस यही शोर मचता था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तो लग रहा था कि 5-5 का मुकाबला है कि 5-5 होंगे। पर जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हालात बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब उससे धीरे धीरे बीजेपी पक्ष में वापस से जा रही है। पर अभी भी 2 सीट ऐसा है, रोहतक और सिरसा, जिसमें कि बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत उम्मीद है कि बीजेपी उसमें शायद ना दोबारा आ पाए। पर इसके अलावा बाकी बहुत सारी जगह जहां बीजेपी पीछे चल रही थी, वो धीरे धीरे मेकअप कर रही है। और जैसा कि आपने शुरुआत में प्रश्न पूछा कि ये रैलियों का क्या होगा, तो वो बीजेपी और बाकी लोग ही आते हैं कि मोदी के आने से 2-4-5% का वोट का तो फर्क पड़ता है। जो ऐसे वोटर जो निराश थे या ये थे कि शायद वोट नहीं डालने जाएंगे, हो जाएंगे, तो शायद वो वापस आएँ और शायद जाकर के वोट करें। 2014 में, 2019 में जाट वर्सेस गैर जाट था, तो क्या लगता है इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने जाटों को नाराज नहीं किया, उनके खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि 2019 में और 2014 में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहने में लगे थे राजनीतिक मंचों से कि जाट और वर्सेस गैर जाट। क्या लगता है कि ये फैक्टर भी काम करने वाला है इन चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण? देखिए, जाट वोट बैंक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो तय है वो किस तरफ जाना है, ठीक है, और ये बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी भी उस नैरेटिव, उस छवि से बाहर आ रही है। जिस तरह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जगह कहते रहे कि वो मुसलमान के विरोध में या उस तरह की बातें वो सब नहीं करेंगे, या मन से थोड़ा सा उसको कम करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वही हरियाणा में भी देखने को मिला है। अब वही बात है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है सबसे ज़्यादा जो असर डालेगा वो विधानसभा चुनाव पर डालेगा। और जो बात अभी बागीश भी कह रहे थे कि, और नरुला जी ने भी ये बात कही कि जब चुनाव शुरू हुआ था या घोषणा नहीं हुई थी तब तक एक अलग था। डिक्लेयर होने के बाद ये हुआ कि 7 और 3 का डिफरेंस था। थोड़ा आगे आते हुए फाइट जो कही जा रही थी, अभी 4-5 दिन भी कह दे तो 50-50 की फाइट थी। लेकिन अब चूंकि बड़े नेता जो है वो मैदान में होंगे, और सीधी सी बात यहाँ है, लोगों के बीच हम लोगों ने भी जाकर जब एक चीज़ टटोलने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, जो नाराज भी है, तो उनके पास अब ये विकल्प नहीं है कि वो क्या अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे या राहुल गांधी को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे, अखिलेश को बनाएंगे। तो यहाँ विकल्प नहीं है किसी के पास भी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो यहाँ आकर वो ठहरता है। जो बिल्कुल नाराज है, वो एकदम से जो नाराज है, आप उसकी नाराजगी को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी मन बना रहा है कि उसको किस दिशा में जाना है, डेवलपमेंट और बाकी सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में ये बात है कि एक टर्म और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जानी चाहिए। क्योंकि ये बात आप भी देखिएगा, जो मुद्दों की बात है, अक्सर ये कहा जाता है कि जो सत्ता में रहे हैं वो बात करें ना डेवलपमेंट, उन्होंने क्या कुछ काम किया। तो जो अनिल आर्य जी ने भी कहा कि विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। तो यहाँ भी कास्ट, धर्म और इन सब चीज़ों की बातें यहाँ की जा रही है। फिर चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, हर भाषण में आप रिजर्वेशन, ओबीसी और रिजर्वेशन खत्म करने की बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने आते ही कहा जेल के बदले वोट मांग रहे थे। नया एक सगुफा छोड़ दिया कि योगी को बदल देंगे। एक नई और कहानी उन्होंने गढ़ दी यहाँ पर कि देखिए, आप जो वोट दे रहे हैं तो मोदी को नहीं दे रहे हैं, आप अमित शाह को दे रहे हैं। जब 75 के होंगे तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो देखिए, चीज़ें तो घूम फिर के कहीं ना कहीं वहीं आ रही है। मोदी 10 में से कितनी सीटें हरियाणा में? 10 में से कितनी सीटें? अभी फिलहाल कहना तो वो है, लेकिन आप मान के चलिए 7 से 8 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे चुनाव जब आगे बढ़ेगा किस तरह से चीज़ें रहेंगी। और नो डाउट रोहतक की बात करें और सिरसा की बात करें, मुकाबला कड़ा है। भाजपा संगठन शुरू से कहने में लगा था कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी, अमित शाह की रैली होगी, राजनाथ सिंह की रैली होगी, योगी आदित्यनाथ हरियाणा में हैं, उसके साथ तमाम राजनेताओं की फ़ौज, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, तमाम फौज जो है वो हरियाणा में अब उतार दी है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है कि बदलाव होगा? 10 में से कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आज के हालात हैं, 7 से 8 सीट मुझे लगता है कि भाजपा कंफर्टेबल जीत जाएगी। हालांकि जो संघर्ष है, चाहे फरीदाबाद की बात करें या सोनीपत की बात करें, वो संघर्ष बहुत आमने सामने का संघर्ष है। एक हिसार सीट ऐसी थी जो शुरू में लग रहा था
कि रणजीत चौटाला हारेंगे, लेकिन ये फैक्टर हम गौन कर गए कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स रही है 87 से लेकर आज तक भाजपा को मैं देखता रहा हूँ कि उसकी एक ही पॉलिटिक्स है, जाट वर्सेस नॉन जाट। जिस बात को कहने से प्रदीप नरोला जी संकोच कर रहे थे, मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को कि बीजेपी की टोटल पॉलिटिक्स जाट वर्सेस नॉन जाट की है। आप उठा के देख लीजिए डे 1 से लेकर आज तक एक पीके चौधरी के नाम पे एक जाट नेता इनके पास जरूर थे, अदरवाइज कोई जाट नेता कभी इनके पास नहीं थे। ये पिछले 15 साल की जो राजनीति है इसमें इनके पास चेहरे कई आए, सुभाष बराला आए, ओम प्रकाश धनखड़ आए, कैप्टन अभिमन्यु आए, वो सारे तमाम मेड़ा नहीं थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ उनका, वो सब खेत हो गए विधानसभा के चुनाव में। और जो 2019 का चुनाव था, जो आप कह रहे थे कि मंच से बात की थी, जो आरक्षण आंदोलन था, जाट आरक्षण आंदोलन, उस आंदोलन के अंदर जो हरियाणा में हुआ जो गुस्सा था, वो गुस्सा जाट वर्सेस नॉन जाट के रूप में दिखा। अच्छा, 2 सीटों की बात कर रहे हैं आप। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट भी कर रही है कांग्रेस, विपक्ष भी कह रहा है आपकी बार कि नहीं ये सीट भी आ सकती है, तो क्या लगता है उस सीट के बारे में आप? देखिए, मुझे लगता है कि भिवानी का जो चुनाव था, जब शुरुआती दौर की बात थी, जब राव दान सिंह हावी थे, लेकिन आज की डेट में धर्मवीर ने कवर अप किया है। राव इंद्रजीत के जाने के बाद क्या समीकरण बदले? राव इंद्रजीत के जाने के बाद बहुत बड़ा फर्क में पड़ा हो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो वोट भाजपा के वो भाजपा की है, पर राव इंद्रजीत उनको डाइवर्ट कर पाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दान सिंह का कद अपने आप में बड़ा है, वो लगातार वहाँ से विधायक बने हैं और रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति को उन्होंने हराया है। और जो करण चौधरी हैं, करण चौधरी का रुख कांग्रेस के साथ नहीं दिखता। मुझे लगता है कि वहाँ जो अंदर खाने जो वोट हैं वो धर्मवीर के साथ जा सकती हैं, दान सिंह के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि दान सिंह हुड्डा खेमे के हैं और करण चौधरी तो शुरू से अपोजिट हैं उसके। जो 4 विधानसभा सीट है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, वहाँ 4 अहिर बहुल सीटें। इससे लगता था कि शायद दान सिंह वहाँ बहुत बड़ा एक असर लेंगे और हुड्डा की वजह से जाट का फायदा मिलेगा। लेकिन आज के हालात में ये लगता है कि वहाँ बड़ा टफ मुकाबला है और मुझे ऐसा लगता है कि अपर एंड अगर मैं देना चाहूँगा तो धर्मवीर को देना चाहूँगा। रीज़न एक ही है, धर्मवीर रीज़न नहीं है, दान सिंह रीज़न नहीं है, मोदी वर्सेस गैर मोदी और कुछ नहीं है। तो ये चुनाव जो है मोदी वर्सेस गैर मोदी के तौर पर लड़ा जा रहा है और इसी को लेकर कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इन तमाम चुनावों में, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में मुद्दे कहीं ना कहीं गौण ज़रूर हैं। ये बात भी तमाम हमारे साथ जो वरिष्ठ ये पत्रकार जुड़े थे इनका कहना था। हरियाणा में भी स्थिति ज़रूर बदलती जा रही है। पहले जो 5-5 की कमोबेश स्थिति बताई जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती जा रही है। और अब जो स्थिति वरिष्ठ पत्रकारों ने बयां की वो 8 और 2 की, यानी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 2 लोकसभा सीटें ज़रूर इंडी गठबंधन के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।